मध्य प्रदेश का शुजालपुर। यहाँ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद पूरे देश की राजनीति का भविष्य तय कर सकता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी की जीत या किसी की हार की नहीं है। यह कहानी उन लाखों वोटरों की है जो चुप हो गए, जो घर से निकले ही नहीं। तो आखिर हुआ क्या वहां? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुजालपुर को समझेंगे कि ये इलाका कैसा है। फिर 2023 के चुनाव में जो चौंकाने वाली बात हुई उस पर गौर करेंगे। हम इसके इतिहास को खंगालेंगे, वहाँ के लोगों की असली समस्याओं को सुनेंगे और फिर देखेंगे कि भविष्य में यहाँ की राजनीति क्या मोड़ ले सकती है। और हाँ, आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शुजालपुर है क्या और इसकी अपनी पहचान क्या है। देखिए, शुजालपुर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये पूरी तरह से एक कृषि प्रधान इलाका है। मतलब यहाँ की हवा में, मिट्टी में और लोगों की बातों में सब में खेती किसानी बसती है। और इसी वजह से यहाँ की राजनीति भी जमीन से और जमीन के मुद्दों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और हाँ, कई सालों से ये भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ भी माना जाता रहा है। 2023 के चुनाव में यहाँ लगभग 2,02,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और जाहिर है हर एक वोट की अपनी कीमत थी। लेकिन कहानी का जो असली ट्विस्ट है वो यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं 2023 चुनाव की। इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये नहीं थी कि कौन जीता, बल्कि ये थी कि कौन वोट देने ही नहीं आया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। 2018 में 82% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था। एक बहुत अच्छा टर्नआउट था। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 60% से भी नीचे आ गया। ये सीधी सीधी 22 पॉइंट की गिरावट है। इसे आप सिर्फ उदासीनता नहीं कह सकते, ये एक बहुत बड़े मोहभंग का, एक निराशा का साफ साफ संकेत है। नतीजों को देखें तो बीजेपी के इंदर सिंह परमार को करीब 54% वोट मिले और वो जीत गए। कांग्रेस के रामवीर सिंह सिकरवार को भी अच्छा वोट मिला, करीब 46%। जीत और हार का फासला था 13,660 वोटों का। लेकिन अब जरा सोचिए, वो हजारों वोटर जो घर पर बैठे रह गए, अगर वो पोलिंग बूथ्स तक आते तो क्या नतीजा यही रहता? तो सवाल यही उठता है कि आखिर वोटिंग में ये जो 22 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट आई है, इसका मतलब क्या है? क्या वोटर्स अब परवाह नहीं करते, या फिर ये किसी पार्टी के लिए एक छिपा हुआ मौका है जिसे वो समझ नहीं पा रही? आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुजालपुर के राजनीतिक इतिहास और उसके सामाजिक ताने बाने को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन पैटर्न्स को समझते हैं तभी हम एक जिम्मेदार और सूचित नागरिक के तौर पर अपनी बात सम्मान के साथ रख पाते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी और भी साफ हो जाती है। अगर हम 1998 की कांग्रेस की जीत को एक तरफ रखते तो पिछले 7 चुनावों में से 5 बार बीजेपी ने ये सीट अपने नाम की है। इससे पता चलता है कि यहाँ पार्टी का एक मजबूत आधार रहा है। स्रोत का ये विश्लेषण इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। मतलब ये क्षेत्र है तो बीजेपी की तरफ झुका हुआ, लेकिन समय समय पर यहाँ सत्ता के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिलता है। और यहाँ एक और चीज बहुत मायने रखती है, वो है जातिगत समीकरण। प्रभावशाली सामुदायिक समूहों का झुकाव नतीजों को बदल सकता है। तो ये प्रमुख सामाजिक गुट हैं कौन? इनमें सबसे आगे आते हैं खाती समुदाय, जिन्हें जाट भी कहा जाता है। फिर हैं परमार राजपूत और मेवाड़ा राजपूत। चुनाव का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये तय करने में इन समुदायों का बहुत ही अहम रोल होता है। चलिए अब पार्टियों की बड़ी बड़ी बातों से हटकर जरा उन लोगों की सुनते हैं जिनकी जिंदगी इन फैसलों से सीधे तौर पर प्रभावित होती है। शुजालपुर के आम मतदाता के मन में आखिर चल क्या रहा है? तो शुजालपुर का वोटर परेशान क्यों है? उनकी सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? पानी और सिंचाई की समस्या, बिजली की कटौती, गांव की टूटी फूटी सड़कें। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये दिखाता है कि लोगों के लिए भाषण नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और शायद इन्हीं जरूरतों की अनदेखी ने उन्हें वोटिंग बूथ से दूर कर दिया है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल अगर यहाँ वापसी करना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ता है?
स्रोत सामग्री में एक बहुत ही ठोस रणनीतिक खाका सुझाया गया है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। ये रणनीति 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, इलेक्टोरल प्रिसिजन, यानी हर बूथ पर सटीकता से काम करना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथनिंग, यानी संगठन को जमीन पर मजबूत बनाना। तीसरा, नैरेटिव कंट्रोल, यानी अपनी बात, अपनी कहानी लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना। और चौथा, रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी अपने संसाधनों का सही और असरदार इस्तेमाल। ये किसी भी अभियान को जीरो से खड़ा करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए इसके एक हिस्से यानी नैरेटिव को और करीब से देखते हैं। यहाँ सलाह दी गई है कि अभियान की कहानी को पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया जाए। पानी, कर्ज और नौकरियों पर मौजूदा सरकार की जो कमियां हैं उन्हें उजागर किया जाए। उम्मीदवार को एक ऐसे स्थानीय जमीन से जुड़े व्यक्ति के तौर पर पेश किया जाए जो लोगों का दर्द समझता हो। और सबसे जरूरी बात, विपक्ष के दावों का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि तथ्यों के साथ दिया जाए। अब अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की प्रोफाइल देखें तो उनकी अपनी ताकत है, उनकी एक साफ छवि है, लोगों से उनका सीधा जुड़ाव है। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। लगातार हार का एक सिलसिला है और बीजेपी के मुकाबले पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी कुछ कमजोर नजर आता है। तो शुजालपुर की इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस एक विधानसभा क्षेत्र का इतना गहरा विश्लेषण हमें बड़े स्तर पर क्या सिखाता है? देखिए, हर वोटर की अपनी पहचान और अपनी निजता होती है, और भारत का डेटा संरक्षण कानून हमें सिखाता है कि हम उनकी सहमति का सम्मान करें। ये समझ किसी भी राजनीतिक संवाद की नींव होनी चाहिए। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या शुजालपुर की ये कहानी, ये जो वोटरों की चुप्पी है, ये एक बड़े राष्ट्रीय चलन का संकेत है? शायद आज की राजनीति में असली लड़ाई अपने विरोधियों को बदलने की नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास वापस जीतने की है जो सिस्टम से निराश होकर चुप बैठ गए हैं, जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है। शायद असली जीत उन्हें वापस लाने में है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर फोन करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।